हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और प्लीज अपने सारे के सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। शेयर तो डेफिनेटली प्लीज कर दीजिए, आप लोग कर नहीं रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट वर्ड है पार्च्ड। पार्च्ड का मीनिंग क्या होता है? सुना सुना सा लग रहा है? नहीं, सुना सा तो नहीं लग रहा है, तो इसको सुना सुना सा बनाते हैं। थर्स्टी वर्ड तो हम सब लोग जानते हैं, इस वर्ड से हम लोग सब फेमिलियर हैं। थर्स्टी का मतलब क्या होता है? मुझे बहुत प्यास लग रही है ना, आई एम वेरी थर्स्टी। तो थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब प्यास, तो यही पार्च्ड हो गया। तो अगर कोई पर्सन है ना, उस वो एकदम उसका गला सूख रहा है तो वो हो गया। या फिर जैसे जमीन वगैरह है ना, जो आपका फील्ड है वो एकदम ड्राई है, बारिश नहीं आ रही है, सूखे के कारण क्या हो रहा है, जो एरिया है पूरी तरीके से वो ड्राई हो गया है, तो वहां भी पार्च्ड हम यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीमली ड्राई है ना, आपका गला भी तो सूख जाता है ना, स्पेशली ड्यू टू हीट और लैक ऑफ वाटर। और ये आपको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो ड्राई है। जमीन के हिसाब से बात करें हम लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी की एकदम कमी है, तो जो जमीन है वो एकदम सूख गई है। एकदम जैसे कहते हैं ना, इस बार तो सूखा पड़ गई, सूखा पड़ गई मतलब बारिश ही नहीं हुई है ना, तो जमीन एकदम सूख गई है, तो वो हम वहां पे पार्च्ड वर्ड यूज करेंगे। या फिर जब बहुत ज्यादा हम प्यासे होते हैं तो वो भी हमारा पार्च्ड ही है। अच्छा, अब अगर मैं एक बात बोलूं, जैसे द फील्ड्स वर पार्च्ड ड्यू टू नो रेन, मतलब बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से जो जमीनें थी वो एकदम कैसी थी, एकदम सूखा पड़ी हुई थी, सूखी पड़ी हुई थी। क्या ये पार्च्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहचान पाएंगे? क्या ये सेंटेंस पैसिव में है? क्योंकि यहाँ पे तो बी फॉर्म यानी वॉज वर्ब के बाद में वी थ्री लगा हुआ है, ईडी से तो हमें लगता है कि ये वी थ्री है। क्या ये वी थ्री है? सोचो, क्या ये सेंटेंस पैसिव में है? नहीं, ना तो ये वी थ्री है, ना ये सेंटेंस पैसिव में है, ये एक्टिव है। ये पार्ट्स क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब देखो ऐसे ना, हम हर किसी को प्रॉब्लम आती है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि जैसे ये शब्द ईडी है तो ये सेंटेंस पैसिव में क्यों नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम बिगिनर हैं तो अभी तो आप देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, जब हम कोई चीज शुरू करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत दिमाग में लेके नहीं बैठते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमारी फेमिलियरिटी बिल्ड होती है। बट जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सीखो इस चीज को। देखो, फील्ड्स कैसी थी? पार्च्ड थी। थर्स्टी क्या है? थर्स्टी मतलब प्यासा है, कोई एक्शन थोड़ी है, प्यासा है, आपको प्यास, एक आपका गला सूख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे फील्ड्स के बारे में बता रहा है। फील्ड्स कैसे हैं? प्यासे हैं, ड्राई हैं। ड्राई क्या होता है? कपड़ा एकदम सूख गया है, ड्राई है, गीला है, ये कोई एक्शन थोड़ी है। वैसे ही जो फील्ड कैसे हैं? पार्च्ड हैं। और जैसे यहाँ पे ना हमें ये भी पता होता है कि वॉज वर यानी जो बी की फॉर्म्स के बाद में ना हमारे एडजेक्टिव्स आते हैं, वो सब जिसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी नाम देते हैं। जैसे कि अब अगर ऐसे सोचो, शी इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट शी के बारे में बता रहा है ना, तो अगर हम इस इज को हटा दें तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं। जो ये शी है यही ऑनेस्ट है, मान लो हमने इसको नाम दे दिया अंकित, अंकिता, सॉरी, अंकिता जो है वो ऑनेस्ट है, तो अंकिता इज इक्वल टू ऑनेस्ट हो सकता है। अब वैसे ही इस वर को हटा के इक्वल टू का साइन लगाए। फील्ड्स क्या है? पार्च्ड हैं, ड्राई हैं, हाँ, तो यानी कोई एक्शन थोड़ी है, उसी के बारे में बता रहा है। और नाउन के बारे में बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये पार्च्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, डिहाइड्रेटेड क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे स्कॉच्ड, स्कॉचिंग हीट होती है ना, मीन्स जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। स्कॉच्ड मीन्स ड्राई है, एकदम एकदम डिहाइड्रेट हो गए हो आप। एरिड का मतलब है एकदम सूखा पड़ी हुई है, एकदम ड्राई है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। एरिड मुझे याद है एसएससी सीजीएल में आया हुआ शब्द है, मतलब सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा आपकी गर्मी पड़ रही है, एकदम तड़तड़ाती जो धूप होती है। ठीक है, तो ये पार्ट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, सेंटेंस पैसिव में नहीं है, फील्ड्स के बारे में ही बता रहा है। तो फील्ड्स कैसे हैं? ड्राई हैं। ड्राई क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है कोई भी, आप ड्राई नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी के बाद में हमारा जो वी वर कंप्लीटली पार्च्ड मीन्स हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। समझ में आया? तो पार्ट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। थर्स्टी, थर्स्टी, थर्स्टी क्या वर्ब होगा? नहीं ना, एडजेक्टिव है। आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री।
हंग्री एडजेक्टिव है, थर्स्टी एडजेक्टिव है, आई एम टायर्ड, टायर्ड एडजेक्टिव है ना कि वर्ब है। तो ये सब चीजें ना आप ऐसे मत सोचो कि मुझे कैसे लर्न होगा, मैं कैसे सीखूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक दिन में सब सीख लेंगे। रोज हम क्लास कर रहे हैं, रोज हम सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या बोला, हम रोज उस पर फोकस कर रहे हैं ना, हम तब हमको ये चीजें बेनिफिट करेंगी। जैसे आप अपने आप से न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तब हो सकता है वो चीजें आप मिस आउट करें, इसलिए मैंने कहा कि मेरी मेरे साथ पढ़ लो फिर आप। मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे पाऊं। तो ऐसा नहीं है कि हम रट लेंगे कि कौन से शब्द ईडी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, कौन से वो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप धीरे धीरे सीखते हो, कोई सब्जेक्ट नहीं है आप इस पे एक बार में रूल फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, सो ये पास्ट एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस आपका पैसिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, स्टेट बताया जा रहा है, वर जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि ईडी लगा के, हाँ एक चलो एक हेल्प कर सकती हूँ मैं आपको, जब भी आपको ऐसा लगे कि ईडी एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो आप कोई भी एक जो एडजेक्टिव आप जानते हो ना वो उस पे पुट कर दो। अगर उससे सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है इन द सेंस कि उसका मीनिंग निकल रहा है, तो फिर वहां पे वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम टायर्ड, आई एम हैप्पी, हैप्पी तो हमें पता है कि एडजेक्टिव है, तो वैसे ही हम एक्साइटेड से रिप्लेस कर सकते हैं उस चीज को। तो एक्साइटेड भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सस्टेनेबली। सस्टेनेबली का मतलब क्या होता है, जब हम सस्टेनेबल एडजेक्टिव होता है, सस्टेनेबली एल वाई लगा के एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है हम इस तरीके से काम करें कि हम आज भी उसको यूज कर सकते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सकती है, तो उसको हम सस्टेनेबल यूज कहते हैं। सो हम इस तरीके से काम को करें दैट कैन बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट और डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। है ना, मतलब आप, वाटर है, पानी है, तो हम पानी को इस उतना इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए जरूरी है। ऐसे ना सोचें कि इस पानी का तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा है। हर चीज की एक लिमिट है, ग्राउंड वाटर की भी लिमिट है, तो ऐसा नहीं सोचना कि पानी बहे जा रहा है, आप एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब नहीं करना है हमें। तो हम सस्टेनेबली कैसे यूज कर सकते हैं कि हम इस तरीके से उसको मेंटेन करें कि वो लॉन्ग टर्म तक हम उसको चलाएं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका इस्तेमाल करें। और हम कैसे करेंगे, जब हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे, हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, डिप्लीट करना मतलब खाली कर देना, उसको खत्म कर देना। और हमारा वाटर है, रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिसोर्स है, ये सब रिसोर्सेज ही तो हैं, हमारे साधन ही तो हैं ये सारे के सारे। सो सस्टेनेबली मतलब रिस्पॉन्सिबली हम उसे काम को कर रहे हैं ताकि हम उसे लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकें। एफिशिएंटली हम उसे यूज कर रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी रिक्वायर्ड है हम उतनी ही है, पंखा लाइट हम चला के नहीं छोड़ रहे हैं। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि कम टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्ट निकाल पा रहे हैं, बट उससे हम अपने नेचर को हार्म ना पहुंचा रहे हों। वो चीजें रिन्यूएबल है, मतलब जैसे हम लोग प्लास्टिक की बजाय पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट पेपर का भी लिमिटेड यूज करें, ऐसा नहीं है कि भाई प्लांट्स कटे जा रहे हैं। फिर इको कॉन्शियसली मतलब आप, कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना, तो मतलब आप अपने इन्वायरमेंट को लेके आप अवेयर हैं, इन्वायरमेंटली तरीके से कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तरीके से उन काम को कर रहे हैं कि आज का ही सिर्फ गोल नहीं है हमारा, फ्यूचर में ये चीजें हमारे लिए काम आने वाली हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसको यूज कर रहे हैं। सो हमें अपने वाटर को सस्टेनेबली तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें शॉर्टेज ना हो तो। राइट, तो जहाँ पे पानी अवेलेबल है और जहाँ नहीं अवेलेबल है उनसे पूछिए पानी की कीमत। तो ध्यान रखना है कि हम लोग पानी वेस्ट ना करें, या कोई भी ऐसा सोर्स, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको वेस्ट ना करें। ठीक है, दोनों शब्द हमने कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब स्मेल होता है, सेंट का मतलब होता है स्मेल। ऐसे सोचो, वो आपको ना स्मेल दिला रहा है, मतलब आपको याद दिला रहा है। एक गाना है ना, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू करके है, कि मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, आयुष्मान खुराना का ये गाना है। तो मतलब आपको वो जो खुशबू है ना, जो स्मेल है ना, आपको अपने पास्ट में लेके जा रही है, किसी चीज की याद दिला रही है। सो रेमिनिसेंट मतलब वो आपको किसी चीज की याद दिला रही है। टेंडिंग टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, मतलब वही है कि आपको अपने पास्ट की याद दिला रही है, तो रिमाइंडिंग समवन ऑफ समथिंग, कहाँ से भैया, पास्ट से। तो पास्ट की चीजों को याद दिला रही है, मतलब जैसे हम नॉस्टैल्जिक वर्ड, हम ये तो कॉमन शब्द है, आई होप ये आपको आता होगा। तो हम नॉस्टैल्जिया फील करते हैं ना, जब अगर हमारे फ्रेंड्स मिल जाएं, स्कूल फ्रेंड्स हमें मिल जाएं,
कॉलेज फ्रेंड्स मिल जाए ना, और आपको कॉलेज पास आउट किए 5-6 साल हो गए, फिर वो वाह यार वो भी क्या दिन थे, राइट। तो आप अपने पास्ट की बातों को याद करके थोड़ा मतलब सैड हो रहे हैं, या मतलब उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उन ख्यालों में डूब गए हैं, तो वो चीज आपको याद दिला रही है किसकी, पास्ट की। रिफ्लेक्टिव का मतलब तो फिर थॉटफुल हो जाएगा, आप सोच रहे हैं पास्ट के बारे में हो गया। अब यहाँ पे रिडोलेंट हो गया, सजेस्टिव हो गया। देखो ये सजेस्टिव का मतलब तो सजेशन वाली होगी, बट वो आपको ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो गया पास्ट को याद दिला रहा है, और इनका मतलब है सजेस्ट कर रहा है, मतलब आपको याद दिला रहा है, तो वो याद की सेंस में वर्ड यूज हो रहे हैं, रिमाइंड के सेंस में ये शब्द हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग जो बच्चे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग आई होप कि ये वाला जो चैनल है बीपीआई लाइव, यहाँ पे आप देखते हैं, कहोगे मैम आप जो पुराने वाले वो तो मेरे से गुस्सा हो रहे होंगे, मैम छोड़ दो, आप तो बात ही मत करो, आपने प्रॉमिस किया था कि वर्ड पार मेडीज ही पढ़ाएंगी आप, हमने बुक भी खरीदी और आप गायब हो गई, आप बहुत गलत है। आई नो, मैं इस चीज के लिए सॉरी बोलती हूँ, मेरी गलती है ये, बट मैं देखो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ इस चैनल पे एक्टिव रहूं, मैंने वो चैनल रिस्टार्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली वो रहेगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बट बीपीआई लाइव से मेरा ये कहने का था, अभी मुझे याद आया कि वहां पे मैंने जो आपका हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो मुझे याद है कि मैं ईडीएम करवा रही थी, वहां पे मैंने ईडीएम करवाया है, सीएचएसएल वाला। तो उसमें आपको एक रिमाइंड को लेके आपका क्या आया था, ईडीएम आया था, तो जितने बच्चों ने वो क्लास देखी है जरा बता देना वो कौन सा ईडीएम था। सो हर वॉइस इज रेमिनिसेंट ऑफ हर मदर्स, मतलब जो उसकी वॉइस है ना, जो उसकी आवाज है वो उसकी मदर की आवाज को याद दिलाती है। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे अगर मेरा जो फेस है मेरे फादर के फेस पे रिसेंबल करता है, तो अगर कोई मेरे को देखेगा तो कहेगा ओ ये अपने बाप पे गई है। दिस सॉन्ग इज रेमिनिसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड, मतलब ये जो मेरा ये सॉन्ग है ना बचपन की याद दिलाता है। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाते हैं। रेमिनिसेंट मतलब हमें याद दिला रहा है, सजेस्टिव है, इवोकेटिव है, हमारे इमोशंस को आपको जगा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव है। सॉन्ग क्या है, रेमिनिसेंट है, मतलब याद दिला रहा है। परकोलेट, परकोलेट का मतलब होता है धीरे धीरे वो चीज उसके अंदर जा रही है। सो टू पास स्लोली थ्रू पोर्स, पोर्स मतलब जो गैप्स हैं, जो होल्स हैं, है ना, जैसे लिक्विड थ्रू सॉइल। तो अब वाटर है, वाटर जो है वो परकोलेट होता है ना आपके सॉइल के अंदर में, तो फिर वो ग्राउंड वाटर होता है। रेन, बारिश आती है, तो इसीलिए आज की डेट में ग्राउंड वाटर डिप्लीट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब फर्श जो है, जो जमीन है वो ज्यादातर सीमेंट में है, तो अब वाटर परकोलेट नहीं हो पा रहा है, मतलब वाटर अंदर नहीं जा पा रहा है आपके सॉइल में, तो ग्राउंड वाटर में डिप्लीशन हो रहा है ना। गांव वगैरह में जहाँ पे अभी भी कच्चे, जो ज्यादातर जो मैदान हैं वो कच्चे ही हैं, तो वाटर क्या है वहां पे अंदर जा रहा है ना, तो वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, अभी तो वेस्ट हो जा रहा है सारा, नाली के थ्रू बह जा रहा है। सो परकोलेट का मतलब क्या हुआ, टू पास स्लोली, धीरे धीरे ही जाएगा ना, थ्रू अ पोरस, पोरस मीन्स जो होल्स हैं आपके, और टू स्प्रेड और डेवलप ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे वो चीज उसके अंदर एंटर कर रही है, परकोलेट। वर्ब है सीप करना, मतलब वही उसके अंदर एंटर कर रही है, सोक कर रही है, मतलब वो जैसे आप देखोगे बारिश आती है, फिर जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो पानी भर जाता है, फिर धीरे धीरे वो पानी अंदर चला जाता है ना। सो न्यू आइडियाज आर परकोलेटिंग इन हर माइंड मीन्स कमिंग, धीरे धीरे उसके दिमाग में नए आइडियाज आ रहे हैं। रेन वाटर क्या होता है, परकोलेट हो जाता है ग्राउंड के अंदर, मतलब वो उसमें एंटर हो जाता है। डन है, आई होप ये क्लियर है आपको। मैंने आपको हमेशा बोला है रिवीजन कैसे करना है, हमें यही पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से, बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम, ये वाले टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, और इसी पीडीएफ को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। वोकैबुलरी है तो उसे 3 से 4 बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 4 बार तो रिवाइज ही कर लो उसको। कितना टाइम लगेगा, 5-5, 10-10 मिनट लगेंगे एक बार में, एक ही बार में 15 मिनट, मतलब 30 मिनट मत बैठो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि एक ही बार में रटने बैठो, ये रेमिनिसेंट का मतलब याद दिलाना याद दिलाना, या आप 15 मिनट करो, 2 बार करो, तो यानी वही 30 ही मिनट लगे ना, लेकिन 2 बार हुए, 2 बार हुए मतलब वो चीज आपने 2 बार अलग अलग टाइम पे देखी, तो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम, वो ज्यादा उसमें आपके रिटेन रहने की चांसेस है। ठीक है, तो आपको उसको जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं उतनी बार आपको करना है। लिखने विखने का कोई जरूरत नहीं है नीले पीले पेन से, बस इसको रिवाइज करते रहो, उतना सफिशिएंट है। मैं हमेशा रिवीजन पे फोकस डालती हूँ, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज कितना भी पढ़ लो फिर आप बोलोगे मेरे से पेपर नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आप बस पढ़े जा रहे थे। तो प्लीज रिवाइज कर लेना है।
नहीं, अब देखते हैं पार्च्ड अगेन, फिर से भाई सूखा पड़ रही है, या तो ड्राई के सेंस में हो रहा होगा कि जमीन ड्राई है, या लोग फिर थर्स्टी हैं, किस सेंस में है देखते हैं। बेंगलुरु's ड्रिंकिंग वाटर वूज का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स। सो वाइल कर्नाटका एज अ होल इज इम्प्रूविंग इट्स वाटर सिक्योरिटी, मतलब जो कर्नाटका है एज अ होल मींस कंप्लीट अपनी जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं उसको इम्प्रूव कर रहा है, बट हम बेंगलोर की बात करें, वो डील कर रहा है, डीलिंग विद, डील के हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, डील विद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ मिनिमम भाई, मुझे कम से कम 4 ऐसे इसके सिनोनिम्स आप मुझे बताइए, डील विद के 4 सिनोनिम्स। डील कर रहा है एक्सट्रीम ग्राउंड वाटर विड्रॉल से, ओके। तो वाइल मतलब हालांकि जो कर्नाटका है वो एज अ होल तो इम्प्रूव हो रहा, इम्प्रूविंग अपनी वाटर सिक्योरिटी को वो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन बेंगलुरु जो है वो एक्सट्रीम वाटर ग्राउंड वाटर विड्रॉल से क्या कर रहा है, डील कर रहा है, उसको निपट रहा है, उसको हैंडल कर रहा है। विड्रॉल मतलब निकालना, विड्रॉ करना मतलब निकालना, तो ग्राउंड वाटर से मतलब जो ग्राउंड वाटर है उस पानी को बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है, कहाँ पे, बेंगलोर में, और इसी प्रॉब्लम से अभी बेंगलोर जूझ रहा है, उससे डील कर रहा है। द स्टेट मीन्स कंप्लीट की बात हो रही है, उसने कितना पानी निकाला, 66% निकाला ऑफ द ग्राउंड वाटर दैट इट कुड सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट इन 2025। तो मतलब सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट मतलब कि हाँ आप इतना वाटर निकाल सकते हैं, इससे जो ये चीज सस्टेनेबल है, मतलब आप इसको सही से यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम उस काम को सस्टेनेबल ढंग से कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल ढंग से कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो चीज खत्म नहीं होगी इस तरीके से। तो स्टेट ने सस्टेनेबली जो उनकी लिमिट है उसका उन्होंने 66% निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु ईस्ट तालुका, उसने 378% निकाला है, तभी तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि बेंगलुरु बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर विड्रॉल हो रहा है, 378%, जो उनकी सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन की लिमिट है। The sustainably extractable volume of groundwater is based on how much withdrawal will deplete the aquifer। मतलब जो sustainably extractable volume of groundwater, मतलब आप सस्टेनेबली मतलब इस तरीके से कि वो लॉन्ग टर्म तक हम यूज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना मीन्स उसको बाहर निकालना, इसका मतलब ये है कि आप हाउ मच विड्रॉल विल डिप्लीट द एक्वेफर, मतलब आप कितना पानी निकालेंगे कि उसके बाद में जो भाई जो एक्वेफर है, मतलब जहाँ पे आपका वाटर स्टोर है, वो खाली हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा मतलब खाली हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने 66% निकाला, लेकिन बैंगलोर ने 378% वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है। So while 378% does not mean Bengaluru East has depleted its groundwater, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो उन्होंने बेंगलुरु ने अगर 378% निकाला है तो इसका मतलब उन्होंने अपने ग्राउंड वाटर को क्या कर दिया, डिप्लीट कर दिया है, ये मतलब नहीं है। लेकिन it is reminiscent of an ongoing crisis that has once again turned acute, okay। इट इज रेमिनिसेंट मतलब, लेकिन ये चीज हमें ये रिमाइंड कर रही है, ये हमें ये चीज याद दिला रही है, रिमाइंड कर, एक सेकेंड, रिमाइंड कर रही है ये चीज हमको, याद दिला रही है हमें कि भाई अब क्राइसिस फिर से आ रहा है, ऑनगोइंग क्राइसिस मतलब क्राइसिस आ रहा है, चल रहा है क्राइसिस, और हैज वंस अगेन, और एक बार फिर से ये क्राइसिस जो है ये एक्यूट हो गया है। एक्यूट मतलब हो गया, मतलब फिर से ये चीज अब क्रिटिकल हो रही है, फिर से ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है ना, एक्यूट हो रही है मतलब बहुत शार्प हो रही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है, बहुत क्रिटिकल हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेंगलुरु ने 378% वाटर अपना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया है तो उन्होंने अपने इसको डिप्लीट कर दिया है, बट ये हमें इस चीज की याद दिला रहा है कि फिर से जो वो बेंगलुरु की प्रॉब्लम है वो सीरियस हो रही है, जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो सीरियस हो रही है। द बेंगलुरु रीजन, ये आर्टिकल किसके, बेंगलुरु के लिए नहीं, रीजन के लिए आया है, lies on crystalline rock that already stores little water and recharges slowly। अभी हमें यहाँ पे एक नेचुरल प्रॉब्लम भी बताई गई है कि जो बेंगलुरु का रीजन है ये क्रिस्टलाइन रॉक पर है, जो भाई अब रॉक पे है तो ऑब्वियसली वाटर क्या होगा, धीरे धीरे इसमें परकुलेट होगा, मतलब स्टोर्स लिटिल वाटर, इसके अंदर स्टोर भी बहुत कम पानी होता है, और फिर वो रिचार्ज भी धीरे धीरे होता है, मतलब स्टोर मतलब जैसे बारिश वगैरह आती है
तो धीरे धीरे उसके लिटिल वाटर को स्टोर करता है, मतलब पानी को भी वो बहुत कम ही उसके अंदर स्टोर हो पाता है, क्योंकि रॉक पे बना हुआ है बेंगलुरु। और उसके बाद में फिर वो रिचार्ज भी धीरे धीरे होता है, मतलब उसमें जो पानी है वो धीरे धीरे ही तो एंटर होगा ना, सॉइल तो है नहीं, रॉक है, तो वो वाटर भी धीरे धीरे एंटर होगा। तो स्टोर भी बहुत कम होता है और फिर वो आपका रिचार्ज यानी रिफिल भी बहुत धीरे धीरे होता है। City further concentrates demands in areas with higher population density and per capita consumption, including tech parks and apartment complexes. तो city further concentrates demand, मतलब city में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हायर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऊपर से पर पर्सन की जो कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा है, टेक पार्क्स वगैरह बनाए हुए हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से वाटर यूसेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। नेचुरल प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है कि भाई ये क्रिस्टलाइन रॉक के ऊपर बना हुआ है, जिससे ये वाटर कम स्टोर कर पाता है और रिचार्ज भी धीरे धीरे होता है। लेकिन यहाँ का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, बेंगलुरु के लोग भी बहुत ज्यादा हैं और वहाँ पे यूसेज भी बहुत ज्यादा है, लोग पर कैपिटा भी वहाँ पे बहुत यूज करते हैं पानी को। The built-up area of such urban infrastructure also suppresses groundwater recharge by preventing rainwater from percolating. वही सेम बात है। The built-up area मतलब जिस तरीके से भाई ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, रोड है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड वाटर को सप्रेस कर रहा है रिचार्ज होने से। सप्रेस करना मतलब उसको दबाना, तो ग्राउंड वाटर को सप्रेस कर रहा है रिचार्ज होने से, क्योंकि भाई वो प्रिवेंटिंग रोक रहा है ग्राउंड वाटर को उसमें एंटर होने से, परकोलेटिंग मतलब एंटर होने से। तो जिस तरीके से ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है, सिंपल बोलें तो ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है रेन वाटर को पर मतलब आने से, परकोलेट होने से रोक रहा है, सप्रेस कर रहा है। Growing fraction of the population depends on water from the Kaveri, which comes with a high expansion cost. Means जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब बहुत सारा जो लोग हैं उनका काफी ज्यादा पार्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कावेरी से जो पानी आता है, और जो पानी है वो हाई एक्सपेंशन कॉस्ट पे आता है, मतलब यहाँ से पानी लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और जो बहुत सारे लोग हैं वो इसी वाटर के ऊपर में डिपेंडेंट हैं। इसीलिए द प्रॉब्लम हैज अ नेचुरल बेसिस बट हैज बीन कंपाउंडेड ओवर द ईयर्स बाय इनकंसिडरेट अर्बनाइजेशन। अच्छा, where the cost, monetary and increasingly existential are being passed onto the populace. Okay. अब यहाँ पे बोला है द प्रॉब्लम हैज अ नेचुरल बेसिस, मतलब देखो जो वाटर की प्रॉब्लम है उसका एक नेचुरल भी है, क्योंकि जो बेंगलुरु है वो रॉक के ऊपर बना हुआ है, तो वाटर कम स्टोर होता है और रिफिल भी धीरे धीरे होता है। तो नेचुरल प्रॉब्लम तो है, बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना कंपाउंडेड हो गई है, मतलब इसको वर्सन कर दिया है। कंपाउंडेड का मतलब क्या हुआ, उसको बैड है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को भी भाई उन्होंने आपका वर्स कर दिया है। बैड है वो चीज, अब आपने उसको और खराब कर दिया, उसको कंपाउंड कर दिया, मीन्स उसको और बढ़ा दिया है आपने। तो ठीक है नेचुरल प्रॉब्लम है, लेकिन भाई इसको और बढ़ा दिया है, उसको बद से बदतर बना दिया है, क्योंकि इनकंसिडरेट अर्बनाइजेशन है। जो अर्बनाइजेशन हो रही है, जो लोगों को आप मतलब वहां पे ला रहे हो, सिटीज बन रही हैं और बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजिकल हब बन रहा है, ये जो बन रहा है ये इनकंसिडरेट तरीके से, मतलब इनकंसिडरेट मतलब बिना सोचे समझे, बिना माइंडफुल होते हुए, बिना ध्यान देते हुए। आप इनकंसिडरेट हो मतलब आप चीजों के ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप फोकस नहीं कर रहे हो चीजों के ऊपर में, आप माइंडफुल नहीं हो, आप थॉटफुल नहीं हो। वे अब क्या हो रहा है, अब ये जो कॉस्ट बढ़ रही है भाई, अब वो चाहे मॉनेटरी है मतलब चाहे फाइनेंशियल चीजें हैं, या एग्जिस्टेंशियल है, एग्जिस्टेंशियल मतलब सर्वाइवल चीजें हैं। अब ये किसके ऊपर में पास कर दी गई है, पॉपुलेशन के ऊपर, कि अगर आपको बैंगलोर में रहना है तो आपको ये पैसा भी देना पड़ेगा और ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी आप ही को झेलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये बोला है कि प्रॉब्लम देखो नेचुरल है, लेकिन इसको भाई इनकंसीडरेट अर्बनाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम को बद से बदतर बना दिया है। और जो भी अब इसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है, चाहे वो आपका मॉनेटरी का हो या फिर आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, मतलब बंदे सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, इतनी गर्मी है, पानी नहीं है, तो भाई ये भी पॉपुलेशन आप ही के ऊपर है, आप लोग इसको मैनेज करो, मतलब लोगों को ही ये चीज भी डाल दी गई है। ठीक है, आगे देखें। अगर यहाँ पे 2024 की बात की गई है, अब वीक मॉनसून, वीक मतलब कमजोर, यहाँ पे ये सप्ताह वाला नहीं है, इसका मतलब होता है
आपका जो मंथ वीक जो सप्ताह होता है वो, और ये WEAK का मतलब हुआ कमजोर। जो एक वीक मॉनसून आया, अ वीक मॉनसून लेफ्ट नियरली हाफ ऑफ बेंगलुरुज 14,000 बोरवेल्स ड्राई। मतलब भाई मॉनसून बहुत कम आया था, बारिश बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से जो बैंगलोर के मतलब 14,000 जो बोरवेल्स हैं, वो हाफ ऑफ बेंगलुरु ये जो कितने रह गए आपके, ड्राई ही रह गए। ठीक है, द गवर्नमेंट ने फिर लेक लॉन्च की, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि वो 775 मिलियन लीटर्स पर डे ओके सप्लाई करेंगे 110 गांवों में, ताकि एंड लोअर ग्राउंड वाटर स्ट्रेस। मतलब उन्होंने, क्योंकि पानी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि वो 775 मिलियन लीटर पर डे वो भैया 110 गांव तक पहुंचाएंगे। और जो ग्राउंड वाटर जो स्ट्रेस है, क्योंकि ग्राउंड वाटर के ऊपर में जो इतना बर्डन पड़ रहा है, उसको कम करेंगे। लेकिन लेकिन द प्रोजेक्ट हैज अचीव्ड ओनली मिडवे कवरेज, लीविंग मैनी रेजिडेंट्स स्टिल बैंकिंग ऑन टैंकर्स। मतलब उन्होंने बोला कि 775 आप मिलियन लीटर्स हम लोग पर डे आपके 110 गांव में पहुंचाएंगे, और जो आपका जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, उसको हम थोड़ा कम करेंगे। लेकिन अगर इन रियल देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है उसने सिर्फ अपना मिडवे कवरेज ही ले पाया है, मतलब वो अचीव नहीं हो पाया है, हाफ में ही वो पहुंच पाया है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे वहां के रेजिडेंट्स हैं, वो किसके ऊपर में डिपेंड हो रहे हैं, बैंकिंग ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, बैंक ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड होना किसी के ऊपर में, काउंट करना किसी के ऊपर में, है ना। कैन आई बैंक ऑन यू मीन्स कैन आई डिपेंड ऑन यू, सो बैंक ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर में निर्भर होना। उसको काउंट काउंट करना मतलब भाई मैं तुझे गिन सकता हूँ ना, मैं तुझ पे निर्भर हो सकता हूँ ना, तो इसका मतलब निर्भर होना। तो जो बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, टैंकर्स के ऊपर में ही डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि उनको वाटर नहीं मिल पा रहा है। 2026 की जो स्टडी है उसमें उसने क्या पाया, दैट द क्राइसिस हैज सिंस मूव्ड टू, मतलब अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेंगलुरु से बढ़ के और जगहों तक भी जा चुकी हैं, कोरामंगला एंड हैबल, यहाँ तक ये प्रॉब्लम्स भी अब आ गई है। मतलब यहाँ पे भी जो लोग हैं वो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। इसीलिए आपके पास पानी है तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि इसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है, जो बेंगलुरु वाटर सप्लाई और उनकी जो सीवरेज बोर्ड है, हैज आल्सो बीन यूजिंग ट्रीटेड सीवेज वाटर टू रिचार्ज लेक्स। मतलब अच्छा, तो बेंगलुरु की जो वाटर सप्लाई और जिनके सीवरेज बोर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, जो ट्रीटेड वाटर है, ट्रीटेड सीवेज वाटर है, जो सीवेज वाटर है फिर उसको ट्रीट करके यूज कर रहे हैं लेक्स को रिचार्ज करने के लिए, मतलब लेक्स को फिल करने के लिए, रिफिल करने के लिए, उनको भरने के लिए। ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि जो बेंगलुरु है वो ट्रीट कर रहा है सप्लाई एज इन्फिनिटी इनफाइनाइटली एक्सपेंडेबल व्हेन इट इज नॉट। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो वाटर की सप्लाई है वो इनफाइनाइट है, लेकिन इन रियल ऐसा है नहीं। इट्स प्रेफरेंस फॉर ग्रे ओवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सील्ड द ग्राउंड अगेंस्ट replenishment, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। while the increasing demand liquidates ecological capital, liquidate का भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है, देख लेते हैं अभी। उनकी जो प्रेफरेंस है, उनकी जो चॉइस है, ग्रे ग्रे ओवर ग्रीन, ग्रे ओवर ग्रीन मतलब, ग्रे मतलब आपकी उनकी जो चॉइस है भाई वो ब्रिक्स, अब कंक्रीट है, मतलब भाई वो बिल्डिंग्स बनाने को फोकस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी, मतलब वो मैनमेड चीजों के ऊपर फोकस है, ग्रीन चीजों के ऊपर फोकस नहीं है उनका, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब पार्क नहीं बनाने उनको, ग्रीनरी नहीं बढ़ानी है उनको। तो जो बैंगलोर के लोगों की प्रेफरेंस क्या है, ग्रे ओवर ग्रीन, मतलब वो ग्रीन के ऊपर में ग्रे को चुन रहे हैं, मतलब वो मैनमेड इंफ्रा बिल्डिंग्स को चुन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन रहे हैं, ग्रीन को नहीं चुन रहे हैं। हैज सील्ड, और ऑब्वियसली जो ग्राउंड वाटर है उसको भाई क्या कर दिया, सील कर दिया। हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, रिप्लेनिश होने से मतलब उसको फिल होने से। वाइल द इंक्रीजिंग डिमांड, अब लेकिन पानी की डिमांड तो भाई लगातार बढ़ ही रही है, अब ये क्या कर रहा है, ये इकोलॉजिकल कैपिटल को और ज्यादा लिक्विडेट कर रहा है। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, एक तो लिक्विडेट का मतलब देखो, एक होता है किसी चीज को यूज करना, लिक्विडेट करना मतलब उसको यूज करना, उससे छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग, है ना, उससे छुटकारा पाना। या लिक्विडेट करना, जब हम लोग उसको मॉनेटरी फॉर्मेट में बोले तो हम उसको बोलते हैं जो हमारे एसेट है ना उसको कैश फॉर्म में ले आना।
जैसे आपके पास में घर है, घर को बेच के आपने उसके पैसे ले लिए, तो वो भी लिक्विडेट होता है। यहाँ पे इकोलॉजिकल कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ से रिसोर्सेज से है, और हमारे कैपिटल और इकोलॉजिकल रिसोर्सेज कौन से हैं? इकोलॉजिकल मतलब जैसे हमारा वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, ग्राउंड वाटर वगैरह। अब ये इनको भाई क्या कर रहा है, इंक्रीजिंगली डिमांड लिक्विडेट्स इकोलॉजिकल कैपिटल। तो मतलब जो हमारे इकोलॉजिकल यानी जो हमारे इको वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स ये जो वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि रिप्लेनिश हो नहीं रहा है। मतलब जितना आप यूज कर रहे हो उतना आप भर नहीं रहे हो, तो ये तो भर कम रहे हो, यूज ज्यादा कर रहे हो, तो इसकी डिमांड आप ज्यादा ले रहे हो, तो इसको आप क्या कर रहे हो, आप इसको खत्म कर रहे हो, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यहाँ पे ये मतलब है। पूरा एक बार देख लें। तो जो बेंगलुरु की जो प्रेफरेंस है ग्रे ओवर ग्रीन, ये क्या कर रही है, ग्राउंड वाटर को सील कर रही है रिप्लेनिश होने से। रिप्लेनिश होने से मतलब उसको रिफिल होने से, भरने से, भाई उसको सील कर रहे हो आप। और जो इंक्रीजिंग डिमांड है, लेकिन डिमांड तो बराबर बढ़ती जा रही है, तो ये जो इकोलॉजिकल कैपिटल है यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, आप उनको ओवर यूज कर रहे हो, उनको आप बर्बाद कर रहे हो, उनको यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो आप उनको। City does not manage its pipeline supply, groundwater, wastewater together, allowing consumers to default to the most convenient solution, tankers. Okay. जो सिटी है भाई वो मैनेज नहीं करती अपनी पाइपलाइन सप्लाई को, अपने ग्राउंड वाटर को, अपने वेस्ट वाटर को, है ना, इनको ये मैनेज कर नहीं रहे हैं। अब कंज्यूमर्स को क्या पड़ रहा है, उनको बस बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट चीजें आती है ना सेट होके, मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, मतलब आप ऑटोमेटिक वो चीज वहां पे सेट है। तो बाय डिफॉल्ट लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जो मोस्ट कन्वीनियंट सॉल्यूशन अवेलेबल है टैंकर, वो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अथॉरिटीज को जरूरत है कि वो मिनिमाइज करें डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को। मतलब जब पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस समय पे भी बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, तो इस चीज को वो मतलब रेगुलेट करें कि भाई कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो। और फिर वो पैनलाइज करें ओवर एक्सट्रैक्शन को। मतलब आप जैसे कि बोरवेल है, आपने क्या बोलते हैं उसको, जो मोटर लगी हुई होती है हम सबके अपने घरों में, उसका हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यूज करते हैं, पानी भर गया, टंकी भर गई है, लेकिन फिर भी पानी गिरता रहता है। या किसी भी चीज में हम ओवर उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो भाई उसको आप पैनलाइज करो और मैंडेट करो 100% डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग फॉर ऑल नॉन पोर्टेबल यूजेस। नॉन पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ, नॉन ड्रिंकेबल यूजेस के लिए भाई आप उसको डिसेंट्रलाइज्ड करो। मतलब आप जो नॉन पोर्टेबल यूजेस के लिए आप रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली हम कर सकते हैं ना, ट्रीटेड वाटर का हम यूज कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह धोने के लिए हम ट्रीटेड वाटर का यूज कर सकते हैं। पानी हम पी, ऑब्वियसली बॉडी है तो हम प्योर वाटर इसमें देंगे, इसमें हम गंदा पानी नहीं दे सकते ना, बट अदर हम वर्क्स में तो इसका यूज कर सकते हैं ट्रीटेड वाटर का। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। बहुत अच्छा पैसेज था, बहुत अच्छी इंग्लिश थी, यहाँ पे लैंग्वेज अच्छी थी, वोकेबलरी बहुत अच्छी थी, तो हमारे पास में एक इंग्लिश की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी हमारी डेवलप होगी ऐसे पैसेज के साथ में। और वोकेबलरी अच्छी है तो ऑब्वियसली हमारे एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए बाय एवरीवन, आपको मैंने जो जो होमवर्क दिया है वो आप मुझे आंसर करेंगे। और इसके साथ में प्लीज, अगर आप लिटरली अपने आप को लेके सेंसिबल हैं, आप अपने एग्जाम्स को लेके, इन रियल लाइफ में आप कम्युनिकेशन को लेके सेंसिबल हैं, तो जो भी आपने पढ़ा है आपको कोशिश करनी है इस पूरे पैसेज को आप एक इसका एक जिस्ट बनाएं, इसकी एक समरी बनाएं। और समरी जब आप बनाएं तो कम कम से कम शब्दों का यूज करें। मैं आपको लिमिटेशन देती हूँ, आप इस पूरे को कम से कम 70 शब्दों के अंदर में इसको आप कंप्लीट करें। आपको पता है जब आप लिखने बैठेंगे तब आपके थॉट्स बहुत ज्यादा जनरेट होने लगेंगे। राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टार्ट राइटिंग। आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको कोई करेक्ट कर दे, सो आई एम हियर, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर देना। बट अगर आप नहीं करना चाहते तो प्लीज आप अपनी नोटबुक में ही नोट डाउन कर लो, ठीक है। बट आप लिखो, क्योंकि लिखने से आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो सुनने से भी ज्यादा होती है। क्योंकि हम जब लिखने बैठते हैं तो थॉट्स आ नहीं रो रहे होते हमारे, फिर हम बहुत सोचते हैं, और सोचते हैं तो ऑब्वियसली हमारी चीजें फिर डेवलप होने लग जाती हैं। तो प्लीज राइट डाउन, ठीक है। चलिए बाय। क्या लिखना है समझ में आ गया ना, ये पैसेज नहीं लिखना है, इसको अपने शब्दों में
छोटा कंसाइज करके आपने इस पैसेज से क्या समझा, क्या इसका एक जिस्ट निकला है, वो आपको लिखना है। ठीक है, वोकैबुलरी खुद से नोट नहीं करनी, बस उसको रटना है, मतलब उसको रिपीट करना है अगेन एंड अगेन, वो रट जाएगी। और उसकी स्पेलिंग्स को आपको बस लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट, बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो गलत ही बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करो। बाय।